तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोगों ने जाना है, जैसा कि पहला क्लास हम लोगों ने शुरू किया था। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा पहला क्लास था उसमें हमने वर्ण पढ़ाया था। तो वर्ण में हम लोगों ने बताया था, वर्ण के बारे में भी बताया था कि वर्ण जो होता है हमने उसकी चर्चा की। हमने ये भी बताया था कि हिंदी व्याकरण में कैसे हम लोग हिंदी व्याकरण में हमने शुरू से किया कि भाषा क्या होती है, क्योंकि हम लोग जो अभिव्यक्ति होती है हम वो दो तरह से कहते हैं, एक लिखित रूप में और एक मौखिक रूप में। और हमने चर्चा भी किया था कि मौखिक रूप में जो होता है, हम लोग बताए थे कि जो आप मौखिक और लिखित रूप में, तो मौखिक रूप में जो हम लोग बोलते हैं वो हमारी ध्वनि की सहायता से होती है। तो कहता है क्या कि लघुत्तम इकाई यानी लिखित मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। उसी तरह से हमने पढ़ाया था कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो लिखित भाषा की इकाई जो होती है, आधारभूत इकाई जो होती है, वो आपका क्या होता है बच्चों? वर्ण होता है। मैंने ये पढ़ाया था। फिर मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि वर्ण जो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि वर्ण मूलतः हिंदी व्याकरण के अनुसार, है ना, दो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और हमने चर्चा भी किया था कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। फिर हमने ये भी चर्चा किया था आपका कि स्वर वर्ण में मूल स्वर कितने होते हैं। जैसे अगर हम लोग हिंदी व्याकरण में देखते आ रहे हैं कि 13 स्वर लिखा रहता है, लेकिन फिर नीचे ये लिखा जाता है कि नहीं, कुल स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। लेकिन रियल में अगर मूल व्याकरण के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैंने ये भी बताया था कि मूल स्वर स्वर कितने होते हैं। तो 11 होते हैं। और जिसमें से मूल स्वर कितने होते हैं, जिसको हर्ष स्वर भी कहते हैं, तो वो हमारे 4 होते हैं, जो कि हमने चर्चा किया था। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा किया था आपका कि जो दीर्घ स्वर कहते हैं, तो दीर्घ स्वर जो होता है वो क्या होता है? मूल स्वरों की सहायता से, है ना, जो बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर भी कहते हैं, जैसे कि हमने बताया था और पिछले वीडियो में। और ये भी बताया था कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं। हमने ये चर्चा किया था कि दीर्घ स्वर जो होता है वो 7 होते हैं और मूल स्वर 4 होते हैं। तो कहिएगा सर कि आखिर 13 तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप 11 बता रहे हो। तो मैंने इसकी भी चर्चा की कि दो जो होता है, जो वो मूल स्वर नहीं कहते हैं और ना ही उसको व्यंजन कहते हैं, बल्कि उसको बोला जाता है अयोग्यवाह वर्ण। अन और अ को अयोग्यवाह वर्ण कहा जाता है। तो इस आधार पे हमने देखा। फिर हमने ये भी पढ़ाया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बोला कि ऐसे व्यंजन तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे व्याकरणविदों ने कहा कि नहीं, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। हमने चर्चा भी किया, है ना। एक व्यंजन जो बोले अस्पर्श व्यंजन, फिर हमने बोला अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा एक व्यंजन और है जिसका नाम हमने चर्चा भी किया था कि द्विगुण व्यंजन, है ना, द्विगुण व्यंजन। ठीक है। तो आप देखते होंगे कि हमारी द्विगुण व्यंजन, तो जैसा कि आपको कहा गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, मैंने ये भी बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो मैंने बोला था वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो मैंने बताया भी था, टोटल आपको बताया भी था कि टोटल 52 होते हैं। और कैसे होते हैं मैंने उसकी चर्चा भी की थी। तो हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसको कवर्ग चवर्ग, है ना, टोटल स्पर्श व्यंजन मैंने बताया 25 होते हैं। 25 अर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 उष्म व्यंजन होते हैं, है ना। 4 आपके उष्म व्यंजन होते हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दी थी, जिसमें हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन कौन है ना, अंतस्था व्यंजन किनको कहते हैं, उष्म व्यंजन किनको कहते हैं, और ये संयुक्त व्यंजन किनको कहते हैं। कौन कौन संयुक्त व्यंजन होता है, कौन अंतस्थ व्यंजन होता है, कौन उष्म व्यंजन होता है, कौन स्पर्श व्यंजन होता है, और कौन द्विगुण व्यंजन हो, जैसा कि मैंने ये पिछले वीडियो में बताया। इसके अलावा हमारे वर्णों को ध्वनियों के आधार पर बताया गया
कि वर्ण ध्वनि के यूज पे आधार होता है। तो दो और चर्चा की गई, जैसे एक होती है घोष ध्वनि और एक अघोष ध्वनि, यानी वर्ण में ही उसका कहा गया, यानी घोष वर्ण भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, अघोष वर्ण। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्यंजन तो है ही है, स्वर भी तो है ही है और व्यंजन भी है, लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि दिए गए व्यंजनों में, दिए गए वर्णों में कौन आपका अघोष ध्वनि है या अघोष है, अघोष वर्ण है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि घोष ध्वनि या वर्ण कौन होता है, अघोष ध्वनि या वर्ण कौन होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि घोष ध्वनि कौन होता है, हमारा अघोष ध्वनि क्या होता है। तो चलिए आज जो हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि घोष ध्वनि किसको कहते हैं, घोष वर्ण किसको कहते हैं, अघोष ध्वनि अघोष वर्ण किसको कहते हैं। इसके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण भी हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस वर्ण को हम अल्प प्राण कहेंगे और किस वर्ण को हम लोग महाप्राण भी कहेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग उच्चारण स्थल भी पढ़ेंगे कि आखिर क का उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा क्वेश्चन कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, तो ऐसे करके उच्चारण स्थान आपको देगा। तो आज हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे कि किस वर्ण की उच्चारण कहाँ से, हमारे मुख के किस भाग से होती है, ये भी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है? आपको ये समझ में आ रहा है कि आज हम लोग यही देखेंगे कि आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। घोष ध्वनि या घोष वर्ण, अघोष ध्वनि या अघोष वर्ण किसको कहते हैं, अल्प प्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहते हैं, कौन सा व्यंजन कौन सा स्वर जो है वो आपका घोष है कि अघोष है, कौन सा वर्ण आपका घोष में आएगा, कौन सा वर्ण अघोष आएगा, किसे अल्प प्राण कहेंगे, किसे महाप्राण कहेंगे, और फिर ये पढ़ेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, वो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो ध्वनि के आधार पे दो प्रकार के, अगर हम मौखिक आधार पे देखें तो दो प्रकार की ध्वनि होती है, दो प्रकार के या वर्ण होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग घोष ध्वनि या वर्ण, एक को कहते हैं हम लोग अघोष ध्वनि। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है बच्चों? एक को घोष ध्वनि कहते हैं और एक को हम लोग अघोष ध्वनि हम लोग कहते हैं, यानी घोष वर्ण और अघोष वर्ण, है ना? समझ में आ गई जो आपके सामने है? ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है घोष वर्ण। किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण में कंपन हो। देखो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि घोष वर्ण उसको कहते हैं, उन वर्णों को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं जिसके उच्चारण में क्या आता हो, जिसके उच्चारण में कंपन आता हो। घोष वर्ण उसको कहा जाता है कि जिसके उच्चारण में कंपन आता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। अब सब कहोगे कि सर ये घोष वर्ण कैसे होगा, किसको किसको कहेंगे? तो ये चीज़ आपको क्या करना होगा बच्चों, ध्यान रखना होगा, याद करना पड़ेगा कि घोष वर्ण जो होता है वो क्या होता है और किस वर्ण को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण। तो देखो याद रखो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। हमेशा याद रखना, हर वर्ग का, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, हर वर्ग का तीसरा, मैंने क्या बोला? हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का चौथा और हर वर्ग का पांचवा। ये याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है उसको हम लोग घोष वर्ण कहेंगे। तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया कि तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। क्लियर है?
समझ में आ गई? है ना? तो चलिए देखते हैं। कवर्ग है, याद रखिएगा, कवर्ग है ना? तो कवर्ग जो आपका हुआ, यानी क ख ग घ अंगा को हम लोग कौन सा वर्ग कहेंगे? कवर्ग। च छ ज झ ञ जो है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? चवर्ग। ट ठ ड ढ न, इसको क्या बोलेंगे? चवर्ग। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो देखोगे, कवर्ग यानी ग ख और अंगा, यानी कवर्ग में कौन सा वर्ण? ग घ और अंगा को हम क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। उसी तरह से चवर्ग में देखिएगा, ज झ इया को हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण बोलेंगे। उसी तरह से ड ढ स्वर्गीय न को हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण बोलेंगे। उसी तरह से द ध न को हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण बोलेंगे। उसी तरह से ब भ म को हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को हम लोग क्या कहेंगे? घोष वर्ण। यानी हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए वर्णों में, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि दिए गए वर्णों में कौन वर्ण है, कौन घोष ध्वनि है या कौन घोष है ना? अब मान लो यहाँ दे दिया क्या? य, है ना? ह, ज, है ना? प, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप जानते हो घोष ध्वनि किसको कहते हैं? तीसरे, चौथे और पांचवें को किसको कहते हैं? तीसरे, चौथे और पांचवें को हम लोग क्या कहते हैं? घोष ध्वनि कहते हैं। तो डिफिनेट हमको याद है, यह तो नहीं होगा, ठीक है? घोष ध्वनि में हम लोग क्या करेंगे? घोष ध्वनि जो होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक और चीज, मान लो यहाँ ट दे दिए, तो ट तो नहीं होगा। उसी तरह से क ख, ये तो दूसरा नंबर पे आया, प पहला नंबर पे आया, तो यहाँ देखो तो च छ ज तीसरा नंबर पे आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ज। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? यानी दिए गए वर्णों में कौन घोष है? तो पहला तो हमारा ये कंफर्म है कि पहला तो तीसरा, चौथा और पांचवा। एक बात। दूसरी बात क्या याद रखना है कि य र ल व, यानी अंतस्था व्यंजन को भी हम लोग घोष वर्ण कह सकते हैं। अंतस्था व्यंजन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण। देखो निम्न वर्णों में कौन घोष वर्ण है ना? बात समझ में आ रही है? यानी य र ल व को हम लोग क्या कहेंगे? अंतस्था व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? य र ल व जो है हमारा क्या कहेगा? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन को भी हम लोग घोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अंतस्थ व्यंजन को भी हम लोग क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो आता है, निम्न वर्णों में कौन घोष वर्ण नहीं है? तीसरा चीज, टोटल जितना भी स्वर है, 11 स्वर है, ये कंपन आ ई उ सब में कंपन आ रही है, तो इसलिए स्वर को भी हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण में बोलेंगे। स्वर भी हमारा क्या कहला जाएगा? घोष वर्ण कहला जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब कहता है कि आप समझ में आ गया, यानी क्या समझ में आया कि घोष वर्ण क्या हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर इसके अलावा य र ल व और इसके अलावा स्वर, जितने भी स्वर हैं ये घोष वर्ण यानी घोष ध्वनि के रूप में इसका यूज होता है। यानी ये क्वेश्चन अगर अभी तक तो आता नहीं है, लेकिन इसको जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे? बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसलिए ऐसे ही चीज़ों को पढ़ने के लिए ये ही डीप क्वेश्चंस हैं। अगर डीप में थोड़ा सा चला गया और पूछ दिया, तो हमें कितने बच्चे को तो ये भी पता नहीं है कि घोष ध्वनि पहली बार सुन रहे होंगे। कितने बच्चे तो पहली बार महाप्राण सुनेंगे, अल्प प्राण सुनेंगे, कहेंगे सर हम तो वर्ण में दो ही चीज पढ़े थे, स्वर और व्यंजन, ये घोष और अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण कहाँ से आ गया? तो यही चीजें जो है टोटल लर्निंग को खास बनाता है।
क्योंकि टोटल लर्निंग वही चीज़ पढ़ाता है। एक तो आपका क्या पूछ रहा है उसके अनुसार पढ़ाता है, और एक पूछेगा क्या, कहीं ये भी तो नहीं पूछ लेगा, उस आधार पे भी ये आपको तैयारी करवाता है। तो जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं टोटल लर्निंग ऐप से, जिन्होंने अभी तक परचेज कोर्स नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द कोर्स परचेज करें, और ताकि इससे भी अच्छी आपको ज्ञान दिया जा सके, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और हमारा बैच जो है ये ट्रिक, मतलब ये गेसिंग क्वेश्चन पे नहीं जाता, ये बताता है थ्योरी। और जैसा ही थ्योरी आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन कोई भी पूछे उससे मतलब नहीं। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है अघोष वर्ण। क्या है? अघोष। क्या है हमारा? अघोष वर्ण। उच्चारण के समय कंपन ना हो। कहता है कि अघोष वर्ण उसको कहते हैं जिसमें उच्चारण के समय कंपन ना हो। घोष वर्ण में कंपन होगा, अघोष करके देख लो। जैसे क ख बोलोगे तो नहीं आ रहा, ग बोले ना, घो कंपन हुआ, अंग मुंह में कंपन हो रहा है ना। तो अच्छा बोलोगे तो नहीं आ रहा, जो धो या आ रहा है ना। तो वैसे वर्ण जिसमें कंपन हो उच्चारण के समय, वैसे वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष कहते हैं कि जिसके उच्चारण में कंपन ना हो। तो वो तो खैर हम लोग को मतलब नहीं है, बस हम लोग को याद रखना है कि कौन सा व्यंजन है वो, या स्वर क्या घोष वर्ण है क्या अघोष वर्ण है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा। तो भर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो आप पढ़े वो आप क्या पढ़े? घोष वर्ण। और जो रेस्ट बच गया उसको अघोष वर्ण कहेंगे। जैसे प्रथम और दूसरा शब्द, प्रथम और द्वितीय शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण बोलेंगे। और तीसरा चौथा पांचवा को हम लोग क्या बोलेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं? तो बात समझ में आ रही है? तो हर वर्ग का प्रथम और दूसरा व्यंजन जो होगा वो आपका अघोष वर्ण कहलाएगा। क्लियर है ना? तो देखो, जैसे क ख ग घ अंगा, तो इसको समझ लेना। क ख को हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, ग घ अंगा को भी स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो पूछेगा कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन है, तो स्पर्श व्यंजन पांचों होगा। स्पर्श व्यंजन कौन है? तो स्पर्श व्यंजन जो होगा वो पांचों होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो स्पर्श व्यंजन जो होगा वो क्या होगा? पांच होगा। क्लियर है? लेकिन कहेगा कि घोष वर्ण कौन है, तो आपको क्या देना होगा? ग घ अंगा को घोष वर्ण कहते हैं, और क ख को अघोष वर्ण कहते हैं। क ख को अघोष वर्ण कहते हैं, और ग और ग घ अंगा को है ना हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। बस इतने याद रखना है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? समझ में आ रही? चलिए, जिस तरह से हमने बोला था कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपका घोष वर्ण कहलाता है। लेकिन तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा जो उसमें व्यंजन के रूप में है वो आपका अघोष वर्ण। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा जो है वह आपका क्या कहला जाएगा? अघोष वर्ण कहला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ पे, अब सांस की दृष्टि से, वो तो था ध्वनि के दृष्टि से कंपन होती थी। देखिए, हमें बोलने में कोई भी शब्दों के उच्चारण में हमारी ध्वनि, हमारी सांस, ये दो काम बड़ा करता है। क्योंकि हम दोनों बोलते जब हैं तो हमारी सांस भी काम करती है और हमारी ध्वनि भी काम करती है। क्लियर है बच्चों? तो श्वास की दृष्टि से यानी सांस लेने की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में, सांस लेने की दृष्टि से वर्णों को भी दो भागों में बांटा गया। एक अल्प प्राण कहा गया और एक महाप्राण कहा गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कि सांस की दृष्टि से वर्णों भी दो भागों में बांटा गया। कहोगे सर ये सब तो जरूरी नहीं, हो सके पूछ दिया तो वहां पे तो फिर बोलोगे कि सर कोई सर तो बताए नहीं। क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है
क्योंकि देखो आप लोग का प्रतियोगिता बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, सीट कम है भीड़ ज़्यादा है। जब सीट कम है भीड़ ज़्यादा है तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, छोटा हल्का तो नहीं रहेगा, ऐसा स्टैंडर्ड देगा। तो जब स्टैंडर्ड देगा उस समय अगर ये घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण नहीं पढ़े हुए रहोगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और जब दिक्कत होगी तो एक क्वेश्चन अगर छूट गया कि जिम्मेवार हम और आप दोनों रहेंगे, है ना। पहले तो हम रहेंगे क्योंकि हमने वो पढ़ाया नहीं, आप इसलिए पढ़े नहीं और इसलिए जवाब दिए नहीं। तो इसी यही सोच को सोचते हुए हम लोगों ने इस तरह का आपको पढ़ाया है कि अगर पूछ देता है तो आपके लिए क्वेश्चन ना छूटे। और ये आपके लिए ऐसा नहीं कि आपके लिए डिहाइड्रेट करेगा, अनपच करेगा, नहीं, ये एक ज्ञान है, ये इन फ्यूचर्स भी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी फिलहाल के लिए ये जाने कि अल्प प्राण कौन सा व्यंजन है और महाप्राण में कौन सा व्यंजन आता है, अभी हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं अल्प प्राण। तो देखो अल्प प्राण जिनके उच्चारण में वायु आता ही ना हो, मतलब हवा आती ही नहीं हो, जिसके उच्चारण में हवा आती ही ना हो, एकदम एकदम वायु ना हो, है ना। जिनके वर्णों के उच्चारण में यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा एकदम नहीं आती हो, एकदम वायु नहीं आती हो, तो वो आपका अल्प प्राण कहलाएगा। यानी प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, देखो घोष वर्ण में अलग था ना, तीसरा चौथा पांचवा, उसमें क्या था, कंपन था। अल्प प्राण में क्या हो गया, हवा, हवा ही मायने रख रही। तो अल्प प्राण में क्या कहलाया कि जिसके उच्चारण में हवा का प्रयोग ही ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन जो है वो आपका क्या कहला जाता है, अल्प प्राण कहला जाता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन जो है वो आपका अल्प प्राण कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गई, क्लियर है ना, समझ में आ रही है। तो देखो जैसे मान लो ये पूरा वर्ग है क ख ग घ अंग, तो ये तो सब स्पर्श व्यंजन कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो क को देखो, क को हम अघोष वर्ण भी कहेंगे, ख को भी अघोष वर्ण कहेंगे, है ना। लेकिन और क को, लेकिन क को हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। ख को हम लोग घोष वर्ण कहेंगे ना, कहेंगे, है ना। अघोष वर्ण कहेंगे, ख को अघोष वर्ण कहेंगे, लेकिन इसे अल्प प्राण नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। मतलब इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, बात को एकदम समझिएगा बच्चों कि अल्प प्राण में प्रथम तृतीय और पंचम, अघोष में क्या था, तीसरा चौथा पांचवा, अघोष में क्या था, प्रथम द्वितीय। यानी अगर हर वर्ग का प्रथम वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष भी कहलाएगा और अल्प प्राण भी कहलाएगा। लेकिन हर वर्ग का द्वितीय वर्ण है ना, वो आपका अघोष नहीं कहलाएगा, है ना, ये अघोष कहलाएगा लेकिन वो अल्प प्राण नहीं कहलाएगा। क्लियर है, यही कंफ्यूजन है, इसी को ध्यान रखिएगा। दूसरा आप देखिएगा अंतस्था व्यंजन, याद होगा अंतस्था व्यंजन जो होगा, है ना, वो आपका अघोष वर्ण, ये घोष वर्ण में भी आएगा और अल्प प्राण भी कहलाएगा। अंतस्था व्यंजन आपका अल्प प्राण भी कहलाएगा और घोष वर्ण भी कहलाएगा। क्लियर है, तो अल्पांश समझ में आ गए। अब इन सबका उच्चारण करके देखो ना, क में हवा आ रही है, क बोल देते हैं डायरेक्ट, नहीं बोलते हैं ख, हवा आ रही है ना, ख हवा आ रही है ना। तो अल्प प्राण में क्या बोला जाता है, जिसमें उच्चारण में हवा का प्रयोग ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण में रखते हैं। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक तो समझ में आ रही है। अब देखो ना यहाँ पे ग, ग बोलो हवा नहीं आएगा, ग अंगा हवा नहीं आएगा, लेकिन घ बोलो, घ हवा आ रही है ना, घ बोलोगे तो क्या हो रही है, हवा आ रही है ना। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गए अल्प प्राण। अब देखो महाप्राण, महाप्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहा जाता है ना। तो समझ में आ रहा है बेटा, घोष वर्ण किसको कहते हैं, अघोष वर्ण किसको कहते हैं, समझ में आ रही है, क्लियर है। हाँ, तो घोष वर्ण सबको समझ में आ गया।
अघोष वर्ण सबको समझ में आ गया। अल्प प्राण भी तो समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे। कोई पूछेगा कि अल्प प्राण ही क्यों कहा गया, उसको महाप्राण क्यों नहीं कहा गया। तो मैंने अल्प प्राण की परिभाषा भी पढ़ाई। क्या पढ़ाई कि अगर जिसके उच्चारण में वायु का एकदम प्रयोग ना हो, एकदम खत्म ही हो, एकदम ना के बराबर हो, तो अल्प प्राण है। इसीलिए कहा गया क को अल्प प्राण क्यों कहा गया, क्योंकि इसके उच्चारण में हवा का प्रयोग ना के ही बराबर हुआ। लेकिन महाप्राण में जिसके उच्चारण में वायु हो और एक और चीज हुंकार हो, तो वो हमेशा महाप्राण कहता है। एकदम इसको याद रखिएगा कि जिसमें क्या है ना। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, क्या समझ में आया कि जिसके उच्चारण में वायु हो और हुंकार शब्द आए, जिसके उच्चारण में क्या हो, वायु हो और हुंकार शब्द आएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका महाप्राण। तो याद रखो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण, है ना। तो चौथा वर्ण हमेशा क्या कहलाएगा, एक तो चौथा वर्ण है तो वो तो स्पर्श व्यंजन कहलाई गया, उसके अलावा चौथा वर्ण आपका घोष वर्ण भी कहला गया, फिर चौथा वर्ण महाप्राण भी कहला गया। लेकिन दूसरा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन तो आ ही गया, लेकिन दूसरा व्यंजन को हम लोग अघोष वर्ण कहेंगे, और लेकिन दूसरा व्यंजन को हम महाप्राण कहेंगे। अब जैसे दूसरा ख बोलो तो हवारा ना ख, है ना, उसी तरह से चौथा बोलो ख, घ देखो तो हवा आ रही है ना, छ बोलो ख हवा आ रही है ना, झ देखो आ रही है ना, ठ आ रही है ना, ध तो देखो यहाँ पे वायु हो और हुंकार शब्द भी आए हो, है ना। तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। और जो उसमें व्यंजन है, जो उसमें व्यंजन है वो भी तुम्हारा क्या कहला जाएगा, आपका उसमें व्यंजन भी आपका, है ना, क्या कहला जाएगा, महाप्राण कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बच्चों, महाप्राण कहला जाएगा। तो आप समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि किसे हम लोग घोष वर्ण कहते हैं और किसे हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसे हम लोग घोष वर्ण कहते हैं और किसे अघोष वर्ण कहते हैं, किसे अल्प प्राण कहते हैं और किसे महाप्राण कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, वर्ण का ये समझ में आ गई कि वर्ण का। तो ये वीडियो से आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, इससे पहले वाली वीडियो पे आपको समझ में आ गया कि किसे हम स्वर कहते हैं, किसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन में किसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, किसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, किसे उष्म व्यंजन कहते हैं, किसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं और किसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था। तो ये तो यहाँ तक तो आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके वर्ड से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आगे हम अपने वीडियो में, आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन सा आता है ना। तो आपको ये जरूर इससे आपको पता चलेगा कि वर्ण से संबंधित क्वेश्चंस कौन कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वर्णों का उच्चारण स्थल, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वर्णों का उच्चारण स्थल कौन होता है। ये बहुत जरूरी है पढ़ना कि वर्णों का उच्चारण स्थल कौन होता है, ये बड़ा जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो वर्णों का उच्चारण स्थल के लिए हम देखेंगे, ये जो उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान, ये आपके एग्जाम में रहता है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है कि हमारा वर्णों का, जैसा कि देखो हम लोग अपने वर्णों का उच्चारण कैसे कैसे, हम लोग का स्थान क्या होता है, जो वर्ण का उच्चारण का स्थान क्या होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है, नासिका से होता है, कंठ तालु से होता है, कंठोस्तय से होता है। ये इतना हमारा उच्चारण स्थान है हमारे मुख में, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोस्थ, इतने हमारे
उच्चारण स्थल है। और इसको जानना बड़ा जरूरी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है कि आ गया कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बोलना होगा। और ये बड़ा आसान है, ये तो आपके लिए बहुत आसान है, इसको रटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत आसान है, वो अपने आप बोले, आप ल बोलेगा तो समझ में आ ही जाएगा। बस इसको क्या करना है, 2-4 बार इसको पढ़ना है, 2-4 बार इसको पढ़िएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, अ और आ को हम लोग कंठ से बोलते हैं, अ और आ को हम लोग कंठ से बोलते हैं। कवर्ग को भी हम लोग कंठ से बोलते हैं, क ख ग घ, ये भी हमारे कंठ से उच्चारण होता है। और ह और अन, अ, ये भी हमारे कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है। उसी तरह ई और ई, तालु से ई और ई, उसी तरह चवर्ग, उसी तरह से य अंतस्था, है ना, ये भी आपका क्या हो गया, वर्ण से उच्चारण होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया, है ना। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इसे आपको समझ में आ गई। ठीक है। उसी तरह से देखोगे, कंठ तालु से हो गया, उसके बाद आता है आपका मूर्धा, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य से देखोगे री, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, फिर र, और मूर्धन्य श, ये आपके मूर्धा से यूज होते हैं। फिर उसके बाद आप देखते होगे द, तो दंत से लरी, तथा तथा ल और श। देखो क्वेश्चन आया ना कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो हम क्या कहेंगे, दांत से। उसी तरह ओष्ठ से देखोगे उ एवं पवर्ग, है ना, ओष्ठ से देखोगे पवर्ग। ठीक है। उसी तरह नासिका से अंग, ई, इया, अना, टॉर्गे न, न, म, ये आपके नासिका से उच्चारण होते हैं। जितने भी अनुस्वार चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जो भी हम अनुस्वार चंद्र बिंदु वाला होता है, हम उसका प्रयोग जो होता है वो नासिका से ही करते हैं। उसके बाद देखो कंठ तालु से ए, है ना। उसी तरह से कंठोष्ठय से देखोगे आपका क्या होता है, है ना। उसी तरह कंठोष्ठय ओ, औ, ये सब जो होता है वो कंठोष्ठय से होता है ना। अब एक और इसमें एक और चीज होता है दंत से, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब का प्रयोग होता है, प फ ब ब तो ऐसे चलता है ना। तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि ओठ से प फ ब, लेकिन प फ ब नहीं। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक आपका क्या है, उच्चारण स्थान है। तो इस, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। इसे देखना बहुत जरूरी, ये जरूर आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में, मैंने आपको ये पढ़ाया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं, है ना, और व्यंजन पूर्ण पूरे व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, अंतस्था व्यंजन किसको कहते हैं, है ना, मूल जो भी है ना। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़े कि ध्वनि के आधार पे वर्ण कितने होते हैं, है ना, श्वास के आधार पे कितने होते हैं, फिर उसका वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, ये आधार है। तो इस तरह से ये वर्ण जो है, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इससे कुछ क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू। आई होप वर्ण सबको समझ में आ गया होगा, और मेरी पूरी वीडियो देखिए, वर्ण से रिलेटेड समझिए, ताकि आगे की क्लास में जब हम क्वेश्चंस करें तो आप उसका आसानी से जवाब दे सके। थैंक यू। बाय। गुड नाइट।